हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं BA-BSc फिफ्थ सेम के मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। ग्रुप्स एंड रिंग्स के इस लेक्चर के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं पेज नंबर 13 से लेके और कुछ थ्योरम्स डेफिनेशंस करेंगे। और इससे पहले वाले मैं करा चुकी हूँ आपको, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हो। पूरा मैथ हमने कर लिया है विद एक्सरसाइज। देखो इसने फर्स्ट चीज क्या कही, ring of polynomials in n variables over an integral domain। देखो क्या कहने की कोशिश करी है, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स हम बनाएंगे ओवर इंटीग्रल डोमेन। यानी अभी तक हम क्या करते थे, एक पॉलिनोमियल रिंग डिफाइन करते थे आर जो कि रिंग होती थी, बस यहाँ पे वो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। पहले रिंग लेते थे और अब इंटीग्रल डोमेन लेंगे। देखो डिनोट तो यहाँ भी ऐसे ही करोगे, आर ओवर एक्स। वहां पे हम क्या कहते थे, ये रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स है ओवर द रिंग आर। यहाँ पे हम इसको इंटीग्रल डोमेन लेके चलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर इंटीग्रल डोमेन आर। बस वही इसने कहा है कि अगर आप x की बजाय x1 ले लेते हो आर x1, तो इसको r1 बोलते हो और इसको क्या बोला जाता है, पोलिनोमियल रिंग। ठीक है, ओवर द इंटीग्रल डोमेन आर। x1 में है तो x1, x2 है तो ओवर इन x2 हो जाएगा। नाम दे दोगे इसको आप r2। ठीक है, ओवर r1। यानी सिंपल नोटेशंस इन्होंने बता रखी हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। बस ज़रा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ ये वन वेरिएबल में है, एक्स ही है ना, तो वन वेरिएबल में है, तो ये क्या है, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर द इंटीग्रल डोमेन आर इन वन वेरिएबल। और अगर ये बात करें एन वेरिएबल्स की तो कुछ नहीं होता, बस आप यहाँ पे तो लिखोगे वही इंटीग्रल डोमेन और यहाँ पे वो वेरिएबल्स लिख दोगे। एन वेरिएबल्स हैं तो x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn। वैसे इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये एन वेरिएबल्स के अंदर है बस। ठीक है, अब आगे देखो। अब इसने कहा कि अगर R कोई इंटीग्रल डोमेन है तो R x1, x2, xn इज ऑल्सो एन इंटीग्रल डोमेन, तो ये भी इंटीग्रल डोमेन होगा। देखो सबसे पहले एक चीज़ देखो, ये चीज़ बनी कैसे। R ऑफ x1 को हमने R1 का नाम दिया, फिर यही R1 एक और वेरिएबल में हमने ले लिया, यानी R1 एक x1 वेरिएबल में था। ठीक है, लेकिन इसी R1 में हमने एक और वेरिएबल इंक्लूड कर लिया x2, तो ये R2 का नाम दे दिया। फिर R2 में एक x3 वेरिएबल और ऐड कर लेंगे, उसको R3 का नाम दे दिया। और इसी टाइप से फिर हमारा Rn बना है। तो तभी इसने कहा कि जो Rn है ना, उसमें n वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये वही कहना चाहता है कि अगर R इंटीग्रल डोमेन है ना, तो जो ये n वेरिएबल्स के अंदर हम उस इंटीग्रल डोमेन की हेल्प से रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स बनाएंगे, वो भी इंटीग्रल डोमेन होगा। कैसे देखो, अगर R इंटीग्रल डोमेन है तो R1 क्या है, Rx1 है, तो ये भी इंटीग्रल डोमेन होगा। ये तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसकी हेल्प से अगर आप कोई पॉलिनोमियल रिंग बनाते हो वो भी इंटीग्रल डोमेन बन जाती है, यानी R1 इंटीग्रल डोमेन है। अब R1 में हमने R1 की हेल्प से एक पॉलिनोमियल रिंग बनाई, उसको R2 का नाम दिया है, तो R2 भी क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा एंड सो ऑन। Rn लास्ट में आ जाएगा, तो Rn भी क्या हो जाएगा, एक इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। और Rn है क्या, R x1, x2, xn। So R x1, x2, xn is also an integral domain। अब बात आती है फील्ड की। फील्ड में भी हमने किया था कि अगर वो फील्ड है तो वो इंटीग्रल डोमेन बनाता है, और ये फिर हमने ये भी किया था कि अगर वो फील्ड है ना तो ज़रूरी नहीं है कि वो फील्ड बनाए, तो वही चीज़ यहाँ पे है। अगर ये फील्ड है तो ये इंटीग्रल डोमेन बनाएगा। वहाँ पे भी हमने यही किया था कि कोई भी फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन तो होता ही है, यानी एफ क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है। और ये चीज़ हमने अभी ऊपर ही प्रूव की है कि अगर कोई भी इंटीग्रल डोमेन है और उसकी हेल्प से आप कोई पॉलिनोमियल रिंग बना रहे हो एन वेरिएबल्स के अंदर, वो भी इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। तो उसी हेल्प से इसने आगे किया है कि F1 भी इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, F2 भी हो जाएगा एंड सो ऑन। फिर जो Fn है यानी F x1, x2, xn ये भी इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। तो अब आगे देखो, सच ए फील्ड इज नोन एज फील्ड ऑफ रेशनल फंक्शंस इन x1, x2, xn ओवर F एंड इज डिनोटेड बाय दिस। ऐसा जो फील्ड होता है उसको फील्ड ऑफ रेशनल फंक्शंस बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
चलो आगे देखो, जो आगे आता रहेगा बहुत अच्छे से आपको वो भी क्लियर होता जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने एग्जाम्पल्स वगैरह सब बाकी है ना हमारे, धीरे धीरे करेंगे, आपको सब सब चीज़ों की अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। डिविजिबिलिटी, अभी तक जो आपको समझना चाहिए था वो आपने समझ लिया है। डिविजिबिलिटी की अब हम बात करते हैं। देखो, डिविजिबिलिटी वाले जितनी भी चीज़ें हैं ना, सारी वैसे ही हैं जैसे हम नंबर्स के केस में पढ़ते थे, चाहे देख लेना। अब डिवाइज़र की बात है, कोई भी एलिमेंट डिवाइज़र कब होगा? किसी भी दूसरे का। यानी अब वहाँ पे हम नंबर लेते थे, यहाँ पे हमने रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स की बात की है, तो उसी के दो एलिमेंट लेंगे, एक एफ ऑफ एक्स, एक जी ऑफ एक्स, यानी दो फंक्शंस लेंगे, सॉरी दो पोलिनोमियल्स लेंगे। अब कोई भी एफ एक्स है, वो डिवाइज़र कब है जी एक्स का? अगर हमें एक एच एक्स इस टाइप से मिल जाए कि हम उसको उसकी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकें। जैसे हमने नंबर्स के केस में किया था कि जो 2 है वो 6 को कब डिवाइड करता है? अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स ले तो अगर एग्जिस्ट कर जाए कोई तीसरा नंबर 3 उसी सेट ऑफ इंटीजर्स से, कैसे कि हम 6 को 2 × 3 लिख पाएँ। ठीक है, कोई भी नंबर दूसरे को कब डिवाइड करता था? अगर हमें कोई तीसरा नंबर उसी सेट से मिल जाए कि हम उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करें और इस चीज़ के इक्वल आ जाए। तो वही चीज़ ये यहाँ पे कहना चाहता है कि जो एफ एक्स है वो जी एक्स को डिवाइड कब करेगा? यानी जो एफ एक्स है वो जी एक्स का डिवाइज़र कब होगा? अगर हमें कोई तीसरा एच एक्स उसी पोलिनोमियल रिंग से मिल जाए, पोलिनोमियल रिंग से, तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगी ना, सच दैट किस टाइप से कि हम जो ये जी एक्स है इसको कैसे लिख पाए? एफ एच एक्स इंटू में एफ ऑफ एक्स, बस इतना सा इसने कहा है। ठीक है, यूनिट एलिमेंट देख लो। यूनिट एलिमेंट क्या होता था? एक यूनिटी अलग चीज़ है, यूनिट एलिमेंट अलग चीज़ है, ये आपको पता है, अच्छे से पता है। यूनिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एंड यूनिट एलिमेंट मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे इसने यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन क्या कही है कि कोई भी एलिमेंट यूनिट कब होगा? अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसने एग्जाम्पल भी दिया है कि जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं सारी ही उसकी यूनिट्स होती हैं, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं, ये जो एफ पे डिपेंड करता है कि एफ क्या है। कांस्टेंट का मतलब क्या है? इसी के एलिमेंट्स उठा के एज इट इज़ रख दो। कांस्टेंट में एक्स की तो कोई टर्म आएगी नहीं। अब एफ जो है वो खुद क्या बनाता है? रिंग बनाता है। और वैसे भी यहाँ पे फील्ड की बात हो रही है, फील्ड की बात हो रही है ना, ओवर फील्ड। तो एफ क्या है? फील्ड है। और एफ अगर फील्ड है तो 11 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, यानी इसके हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा ना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का सीधा सा मतलब यही होता है कि इसके सारे एलिमेंट, इसके एलिमेंट्स में से कोई एलिमेंट आपने उठा लिया, वही कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाता है। तो अब जब इसके सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और वही जाके जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बनाते हैं, तो ऑब्वियसली उनका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। प्रॉब्लम तब आती है जब वो एक्स की कोई टर्म वहाँ पे हो, और वो इसने ली नहीं है क्योंकि इसने 0 डिग्री की कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स लिए हैं, तो उनका तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा। एसोसिएट्स देखो, एसोसिएट्स में हम क्या कहते हैं? एफ एक्स एंड जी एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा, ये चीज़ आप, मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन होगी। फिर भी मैंने आपको कल कांस्टेंट पोलिनोमियल्स बताए थे, ये थे ना कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। क्या आते हैं इसमें? a इंटू एक्स की पावर 0, जहाँ a उस r से होता है। यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल्स के सेट में सारे a आएंगे जहाँ a उस फील्ड से होगा। तो इसकी एलिमेंट फील्ड से ही आ रहे हैं, तो और फील्ड वो फील्ड है, यानी उसके हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हर कांस्टेंट पोलिनोमियल का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा ना, ये चीज़ है। एसोसिएट्स भी वही चीज़ है। कोई भी दो एफ एक्स और जी एक्स एसोसिएट्स कब होंगे? अगर वो उसको डिवाइड करे और वो दूसरा उसको डिवाइड करे। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइजर्स, ये भी वही चीज़ है। प्रॉपर डिवाइजर देखो, कोई भी नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है, ये हमेशा अपने एसोसिएट्स से डिवाइड होता है और अपनी यूनिट से भी डिवाइड होता है, ये तो हमें पता है। एसोसिएट्स की तो डेफिनेशन यही कहती है ना, एसोसिएट्स कब होंगे? अगर वो उसको डिवाइड करे और वो उसको डिवाइड करे। और यूनिट्स आपको पता है, उसके जितनी यूनिट्स होंगे, यूनिट मतलब उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो ऑब्वियसली डिवाइड करेगा ही करेगा ना। सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं, बाय ऑल यूनिट्स इन एफ ऑफ एक्स, यानी इसके वो सारे एलिमेंट्स जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, उनसे वो हमेशा डिविजिबल होगा। अब यूनिट्स तो एफ ऑफ एक्स में इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था, कौन से होते हैं? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन।
तो ऑब्वियसली वो तो डिवाइड होंगे ही होंगे, कोई भी पॉलिनोमियल आप उठा लो, सिंपल नंबर्स ही है ना ये तो। अभी ये वैसे ही कुछ है जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर हमने पढ़ा था ना, 2 यूनिट्स होती हैं 1 और -1। तो 1 और -1 तो हर किसी को डिवाइड कर देंगे ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि इसके जितने भी नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल्स होंगे वो एक तो यूनिट से, उस सेट के जितने भी यूनिट्स हैं उन सब से डिवाइड होगा, और एक अपने एसोसिएट से डिवाइड होगा। और दीज डिवाइजर्स आर नोन एज प्रॉपर डिवाइजर्स, और बाकी जो बचेगी उनको इम्प्रॉपर डिवाइजर्स आप बोलते हो। अब जैसे नेचुरल नंबर्स के केस में बात करें, 6 के डिवाइजर कौन कौन से थे, 1 2 3 एंड 6 थे, है ना। तो 2 और 3 को हम क्या बोलते थे, इसके प्रॉपर डिवाइजर हैं, और 1 और 6 को हम क्या बोलते थे, इसके इम्प्रॉपर डिवाइजर हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है, ये जो बीच वाली चीज़ें हैं, बीच वाले जो हैं जो ना तो 6 के इक्वल हैं और ना ही यूनिटी के, तो वो तो इसकी प्रॉपर डिवाइजर हैं, और इन दोनों को छोड़ के जो बच गए वो कैसे हैं, इम्प्रॉपर डिवाइजर हैं। यानी सब कुछ वैसा ही है, इरिड्यूसिबल एलिमेंट और रिड्यूसिबल एलिमेंट। क्या था, इरिड्यूसिबल मतलब आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हो, यानी इफ़ इट हैज़ नो प्रॉपर डिवाइजर्स, अगर उसके प्रॉपर डिवाइजर हैं ही नहीं, सिर्फ इम्प्रॉपर डिवाइजर हैं, यानी या तो यूनिटी है या वो खुद है। और वही हमने इरिड्यूसिबल की डेफिनेशन में वहाँ भी किया था कि इरिड्यूसिबल हमारा जो एलिमेंट है वो कब हम उसको इरिड्यूसिबल कहते थे, कि जब आप उनको किन्हीं दो की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख रहे हो ना, तो उनमें से एक तो यूनिट होगा ही होगा, तो वो इरिड्यूसिबल था। अगर ऐसा नहीं है, यानी आप उसको ऐसे दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख पा रहे हो जहाँ कोई भी यूनिट नहीं है, तो वो कैसा था, रिड्यूसिबल था। एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको लेके बताया था वहाँ पे, क्या बताया था आपको, जैसे 5 है, 5 को आप 1 × 5 ही लिख सकते हो, और -1 × -5 भी लिख सकते हो, ऐसा ही लिख सकते हो इंटीजर्स के केस में अगर आप बात करो तो जब आप इनको किन्हीं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख पा रहे हो तो उनमें से एक तो यूनिट होगा ही होगा, तो ये इरिड्यूसिबल एलिमेंट है। लेकिन जैसे 6 है, 6 को आप 2 × 3 लिख सकते हो, जहाँ पे ना ये यूनिट है और ना ये यूनिट है, क्योंकि इंटीजर्स के केस में तो दो ही यूनिट है, 1 और -1। जिसका मतलब 6 कैसा है, रिड्यूसिबल है, इसको आप रिड्यूस कर सकते हो। तो वही यहाँ पे है, रिड्यूसिबल मतलब उसके प्रॉपर डिवाइजर हैं, प्रॉपर डिवाइजर होंगे तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख पाओगे, जहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं होगा। इरिड्यूसिबल कब होंगे, यानी उसके कोई प्रॉपर डिवाइजर ना हो। देखो जीसीडी, जीसीडी में भी वही चीज़ है। जीसीडी क्या था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी दोनों को डिवाइड भी करे, और अगर कोई तीसरा ऐसा कुछ मिल जाता है जो कि उन दोनों को डिवाइड करता है, तो ये ग्रेटेस्ट है, यानी ये बड़ा होगा, dx बड़ा होगा, यानी वो जो cx है वो dx को डिवाइड करेगा, तभी तो dx बड़ा हुआ। फिर हम बात करते हैं रिलेटिवली प्राइम की। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है, उन दोनों की जीसीडी क्या हो, 1 हो। ऐसे दो पॉलिनोमियल्स, इस रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स के ऐसे दो पॉलिनोमियल्स जिनकी जीसीडी 1 हो, जिनमें सिर्फ 1 ही कॉमन हो और कुछ कॉमन ना हो, तो हम उन दोनों को रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं। और ऐसे ही हम वहाँ पे करते थे सिंपल नंबर्स के केस में। नेक्स्ट देखो, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम पता है हम बहुत छोटे हैं तब से ही पढ़ते आ रहे हैं ना डिवीजन एल्गोरिथम को, तो यही चीज़ हमने फिर यहाँ देखनी है। क्या होता था उसमें, दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स लेते थे हम, तो हम क्या करते थे कि देयर एग्जिस्ट, अगर ऐसा है तो इन दोनों के लिए ना कोई यूनिक पॉलिनोमियल्स मिलेंगे, दो QX और RX, सच दैट fx इज इक्वल टू gx इंटू QX प्लस RX। ये क्या है, क्वोशंट, ये क्या है, रिमाइंडर। अब दो ही कंडीशन होती थी, या तो रिमाइंडर 0 है, और ऐसा नहीं है तो जो डिग्री है इसकी वो क्या होगी, हमेशा ही हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे कम होगी। ठीक है, तो यही हम डिवीजन एल्गोरिथम में करते थे, इसको हमने यहाँ पे प्रूव भी करना है। तो fx आपने ये मान लिया, इसकी डिग्री m है, इसकी डिग्री n है। कैसे पता चला, क्योंकि am नॉन ज़ीरो है और bn नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट्स हैं तो डिग्री m ही होगी, इसकी n ही होगी। अब अगर fx 0 हो जाता है, यानी ये 0 पॉलिनोमियल हो जाता है, तो वी कैन टेक gx इज इक्वल टू 0, यानी fx अगर 0 है और gx भी अगर 0 है, तो हम rx इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं, और इसमें पुट कर दो फिर एज 0 इज इक्वल टू 0 + 0, हमारा रिजल्ट होल्ड हो जाएगा। यानी 0 है, 0 पॉलिनोमियल है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर नॉन ज़ीरो है, अब यहाँ भी दो चीज़ें इसने कही कि ऐसा हो सकता है कि डिग्री fx की छोटी हो gx से, ध्यान से समझना, आप gx से fx को डिवाइड कर रहे हो, यानी इसको डिवाइड किया जा रहा है इससे।
अब दो ऐसा भी तो हो सकता है ना, इसकी डिग्री कम हो और ये बड़ा हो, ये छोटा है ये बड़ा है। अगर ऐसा हो गया तो क्या ये कभी पूरे एक पे चल पाएगा? जैसे 6 है, 6 को अगर मैं 7 से डिवाइड करने लगूँ तो 7 1 7 होता है, 1 पे तो चलेगा ही नहीं, तो 0 आएगा क्वोशंट और रिमाइंडर क्या आएगा? वही यूं का यूं 6। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 जी एक्स प्लस वही एफ ऑफ एक्स एज अ रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस केस में भी थ्योरम ट्रू हो गई। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर क्या आया? एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स, और उस रिमाइंडर की डिग्री जी एक्स से कम है, तो ये कंडीशन होल्ड हो गई है ना। अब हम बात करते हैं, ये थ्योरम इस चीज़ के लिए ट्रू हो गई। अब हम अज्यूम करते हैं, अब हम ये बात करते हैं कि इसकी डिग्री कम नहीं है, या तो इक्वल हो सकती है या फिर इसकी डिग्री इससे बड़ी हो सकती है, जो कि एक्चुअली ऑलमोस्ट होता है। तो नाउ लेट्स अज्यूम दैट m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब हम लगाएंगे इंडक्शन। देखो इंडक्शन कैसे लगाओगे? इंडक्शन में आपको पता है ना हम कैसे चीज़ों को प्रूव करते हैं, यानी यहाँ डिग्री m है ना, तो m इज इक्वल टू 0 के लिए उसको दिखाते हैं कि ये ट्रू है। फिर हम ये मान लेते हैं कि जिसकी डिग्री m से कम है उन सब पोलिनोमियल्स के लिए वो चीज़ ट्रू है, और फिर हम इस डिग्री के लिए दिखाएंगे कि वो होल्ड करता है। तो देखो छोटी क्लासेस में हम ऐसा करते थे कि k के लिए ट्रू मान लेते थे और k+1 के लिए प्रूव करते थे। यहाँ हम ऑलमोस्ट ऐसा ही करते हैं कि हम m से छोटी वैल्यूज़ के लिए उसको ट्रू मान लेते हैं और फिर m के लिए ही उसको प्रूव कर देते हैं। तो m अगर 0 हो जाता है, तो ध्यान से देखना, m अगर 0 है और m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब m 0 है तो आपको ये पता है 0 से आपने छोटा लेना है या इक्वल लेना है, तो n को भी आप 0 ही लोगे ना, डिग्री नेगेटिव तो हो नहीं सकती। अब और क्या इसके पास चांस बता कि 0 ही हो सकता है, यानी n भी आपको 0 लेना पड़ेगा फिर। तो एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही क्या हो जाएंगे? नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स हो जाएंगे। डिग्री क्या है उनकी? 0 है, तो दोनों ही नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स हैं। ये चीज़ आपको कैसे पता चली कि इसने कहा n 0 है, n 0 मतलब x की पावर 0, x की पावर 0, बिल्कुल ध्यान से समझना, x की पावर 0, इसकी 0 इसकी डिग्री है, यानी x की पावर 0 वाली टर्म आएगी, यानी 1 हो जाएगा, सिर्फ कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल बच गया ये। यानी डिग्री जिसकी 0 होना जिस पोलिनोमियल की, वो क्या होता है? कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल होता है। ऐसा कुछ होता है जी एक्स इज इक्वल टू 1, जी एक्स इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा कुछ। एक्स की पावर आती ही नहीं वहाँ पे क्योंकि डिग्री 0 है। तो इस केस में अगर m 0 है तो n 0 हो गया, यानी दोनों कैसे हो गए? कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स, यानी कॉन्स्टेंट टर्म ही बची वहाँ पे ए नॉट, और जी एक्स के लिए बची है बी नॉट। अब एफ एक्स ए नॉट है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? ए नॉट इंटू बी नॉट इनवर्स इंटू बी नॉट प्लस 0 लिख ही सकते हैं ना इसको तो ऐसे, क्योंकि ओपन करोगे आप तो क्या हो जाएगा? बी नॉट का इन्वर्स और बी नॉट, तो किसी भी एलिमेंट की इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाती है? यूनिटी आ जाती है, 1 आ जाता है। तो और इसको फिर बी नॉट को आप जी एक्स मान लो, यानी जब जी एक्स से आप एफ एक्स को डिवाइड कर रहे हो तो ये तो आया आपका क्वोशंट और ये आया आपका रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या आया? 0। तो इसका मतलब जब m 0 है तो हमारे पास ये चीज़ ट्रू है। एंड नाउ वी अज्यूम दैट कि ये ट्रू है हर पोलिनोमियल के लिए जिसकी डिग्री लेस देन m है। ये हमारा सेकंड स्टेप होता है। अब थर्ड स्टेप के लिए हम क्या करते हैं? m डिग्री के पोलिनोमियल के लिए उस चीज़ को ट्रू दिखाते हैं। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हमने पहले किया हुआ है। पेज नंबर 11 पे जब हमने ये वाली थ्योरम की थी ना, तो सेकंड पेज पे फिर हमने ये चीज़ की थी। तो लेट से लेके और ये जो पूरा सिस्टम है यहाँ तक और फिर लास्ट में यहाँ तक, ये वही चीज़ है जो हमने वहाँ पे प्रूव करनी है। अब एक चीज़ और रहती है हमारी प्रूव करनी, यूनिकनेस। यूनिकनेस मतलब यूनिक है, यानी वो जो एक्सप्रेशन है ये हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ये सिर्फ यूनिक ही एक्सप्रेशन है। ऐसा नहीं आप 10-12 कोई ऐसे नंबर ढूंढ सकते हो कि आप उसको इस टाइप से लिख पाओ। एक ही क्वेश्चन मिलेगा, एक ही रिमाइंडर मिलेगा। जब एक नंबर को एक नंबर से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली एक ही क्वेश्चन मिलेगा और एक ही रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे कंडीशन नहीं होती ना, अब ऐसा भी तो हो सकता है, जब आप 12 को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो आप 12 को 2 इंटू 5 प्लस 2 भी लिख सकते हो, और 12 को 1 इंटू 5 प्लस 7 भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो ना। तो यूनिक इसने क्यों कहा है कि अब जब इसने कंडीशन ही बता दी कि जो रिमाइंडर है ना या तो वो 0 आएगा, और जो या फिर जो डिग्री है उस रिमाइंडर की वो उससे कम आएगी जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, यानी डिग्री ऑफ जी एक्स, एफ एक्स, आर एक्स, और यहाँ जी एक्स था, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये चीज़ होल्ड हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो ये चीज़ होल्ड हो ही नहीं रही।
ऑब्वियसली नहीं हो रही, ना तो ये क्या है 0 है, और ना ही हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं यानी 5 से, ना ही इसकी डिग्री, यानी आप डिग्री में तो यहाँ तो कांस्टेंट पोलिनोमियल ही है ना, तो यहाँ तो ये देखेंगे बड़ा छोटा कौन सा है, तो ना ये रिमाइंडर इससे छोटा है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन तो हम लिख ही नहीं सकते। तभी ये कहता है कि सिर्फ यूनिकली ही हम इसको लिख सकते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा जो। चलो मान लेते हैं हम इसको यूनिक नहीं लिख पा रहे, यूनिकली नहीं लिख पा रहे हैं, यानी एफ एक्स को आप Q1x GX प्लस R1x भी लिख सकते हो, और Q2x GX इंटू R2x प्लस R2x भी लिख सकते हो। यानी इस केस में ये क्वेश्चन मिला, ये रिमाइंडर मिला, और इस केस में ये क्वेश्चन मिला, ये रिमाइंडर मिला। अब R1x या तो 0 होगा या फिर इसकी डिग्री जो GX की डिग्री है उससे कम होगी, क्योंकि ये तो डेफिनेशन में ही बोला है। और आप इसको ऐसे भी लिख पा रहे हो, इसका मतलब R2x या तो 0 होगा या फिर R2x की डिग्री GX से कम होगी। अब आप क्या करो, 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, Q1x माइनस Q2x इंटू GX इज इक्वल टू R2x माइनस R1x। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, जो डिग्री है R2x माइनस R1x की वो लेस देन डिग्री ऑफ GX है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अब R1 की डिग्री भी GX से कम है और R2x की डिग्री भी GX से कम है। ऑब्वियसली जब दोनों की ही डिग्री इससे कम है तो इनका डिफरेंस कहीं ना कहीं छोटा ही आएगा ना, इससे भी और इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल आ सकता है उसकी डिग्री। ठीक है, तो इनका डिफरेंस की जो डिग्री होगी वो भी छोटी ही रहेगी जब ये दोनों ही छोटे हैं। नाउ इक्वेशन 6 इज ट्रू ओनली इफ, अब इक्वेशन 6 की बात कर रहे हैं, दो चीज़ें हमारे पास आ गई, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब देखो इसकी डिग्री जो है कम होनी चाहिए डिग्री ऑफ GX से, और आप कह रहे हो GX को जब आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो इस चीज़ के इक्वल आ रहा है, यानी GX को हमें किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तब वो किस चीज़ के इक्वल आ रहा है, इसके। और यहाँ बता रहे हो कि GX की डिग्री बड़ी है, यानी GX बड़ा है और ये जो डिग्री इसकी है ये छोटी है। ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ तभी हो सकता है जब ये क्या हो, 0 हो। क्योंकि अब देखो यहाँ इस चीज़ से क्या पता चल रहा है कि इस चीज़ में कुछ मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, यानी ये छोटा है, और यहाँ आप कह रहे हो कि डिग्री इसकी इससे बड़ी है। तो ये चीज़ तो पॉसिबल सिर्फ तभी है अगर ये चीज़ क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब Q1x माइनस Q2x 0 हो जाए, यानी Q1x Q2x के इक्वल हो जाए। अब 6 क्या कहता है, अगर Q1 और Q2 इक्वल हैं तो इसका मतलब ये साइड तो 0 हो गई। R2x माइनस R1x इज इक्वल टू 0, यानी R1x भी R2x के इक्वल है। आपने कहा था आप इनको अलग अलग लिख सकते हो, लेकिन ये क्या कह रहा है कि अगर आपको ऐसा लिख सकते हो ना तो Q1 Q2 के इक्वल होगा और R1 R2 के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, सिर्फ यूनिक वे से ही आप इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से, ये इसकी यूनिकनेस को बताता है। तो हेंस इट शोज दैट पॉलिनोमियल्स बोथ आर यूनिक, यानी f(x) और g(x) दो पॉलिनोमियल हैं तो उनके लिए क्वोशंट भी यूनिक मिलेगा और रिमाइंडर भी आपको यूनिक ही मिलेगा। देखिए नेक्स्ट ये बात करता है रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम आपको ध्यान हो हम पहले भी करते थे। रिमाइंडर थ्योरम हमारी क्या कहती थी, अगर f कोई आर्बिट्रेरी फील्ड है और कोई भी पॉलिनोमियल आपने ले लिया, यानी अगर आप उसको x माइनस ए से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा f ऑफ a। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे आपने पॉलिनोमियल ले लिया, ये इजी सा ले लेते हैं ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे और समझ में आ जाए। f(x) हमने ले लिया 1 + 2x + x² और इसको हम x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं। तो x माइनस 1 से जब इसको डिवाइड करोगे, पहली बात तो आपको ये आगे फिर ये और फिर ये ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है ना। फिर x माइनस 1 से इसको डिवाइड किया, पहले x पे चलाया हमने, 3x आ गया, फिर 1 को नीचे उतारा, फिर -1 की वजह से फिर 3 पे चल पड़ा, तो 3x एंड -3 और यहाँ पे माइनस प्लस ये चीज़ 4 आ गया, 4 हमारा रिमाइंडर आया। ये कहता है कि रिमाइंडर होगा f ऑफ a क्या था 1, यानी f ऑफ 1 निकाल लो। f ऑफ 1 क्या होगा, 1² + 2 + 1 क्या आया 4, वही रिमाइंडर। बस इसको अब थ्योरम की हेल्प से और प्रूव कर लो। देखो अब f(x) हमने ले लिया और x माइनस a ले लिया। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, जब किसी को भी किसी से डिवाइड करोगे एक क्वोशंट मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा, जहाँ पे रिमाइंडर या तो 0 होगा या फिर उसकी डिग्री डिवाइजर से कम होगी। अब अगर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये 0 है या फिर इसकी डिग्री डिवाइजर से कम है ना। अगर Rx की डिग्री जो है x माइनस a की डिग्री से कम है, यानी अगर ये वाला केस पॉसिबल है, तो जो डिग्री है Rx की वो 1 से कम होगी। रीज़न, क्योंकि x माइनस a की डिग्री क्या है, यानी इसकी हाईएस्ट जो पावर है x की, इसमें क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री है 1। और आप कह रहे हो कि जो डिग्री ऑफ Rx है वो इससे कम है, यानी ये क्या है 1 है, यानी डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन 1 है।
अब 1 से छोटी डिग्री और नेगेटिव हो नहीं सकती, तो सिर्फ ज़ीरो ही बची। तो डिग्री आर एक्स की क्या है, ज़ीरो है। और अभी मैंने आपको बताया था जिस पोलिनोमियल की डिग्री ज़ीरो है, इसका मतलब उसमें एक्स की कोई भी पावर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट्स ही हैं, तो ये कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है। अब कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यानी या तो वो जीरो होगा या फिर सम लेमडा के इक्वल होगा। लेमडा यानी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, यानी या तो वो जीरो होगा या फिर लेमडा होगा, यानी नॉन जीरो होगा। लेकिन जीरो भी तो एक कांस्टेंट है, सो वी कैन टेक आर एक्स इज इक्वल टू लेमडा। यानी जीरो भी तो एक कांस्टेंट है, तो आप अलग अलग लिखने की बजाय डायरेक्टली ये लिख दो कि वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यानी आर एक्स इज इक्वल टू सम लेमडा। लेमडा जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, वो तो फील्ड पे डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकता है। नाउ फ्रॉम वन क्या थी हमारी, ये डिविजन एल्गोरिथम। तो वन क्या कहती है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस लेमडा। आर एक्स की जगह हमने लेमडा रखा। अब आप एफ ऑफ ए निकालने की कोशिश करो, एफ ऑफ ए निकालो, तो ए माइनस ए क्या हो गया, जीरो, और लेमडा बचा, यानी एफ ऑफ ए इक्वल टू लेमडा रिमाइंडर। बस यही तो चीज़ है। यानी रिमाइंडर किसकी इक्वल आया, एफ ऑफ ए, यानी उस पॉलिनोमियल में जस्ट ए को पुट कर दो, जो वैल्यू आएगी ना वही आपका रिमाइंडर आएगा। इतना बड़ा डिवाइड करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, कोई पॉलिनोमियल है, अगर वो किसी एक्स माइनस ए से डिविजिबल है, यानी आप एक्स माइनस ए जो है उसको डिवाइड कर रहा है, इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो, यानी वो उसको डिवाइड करेगा। डिवाइड करने का मतलब क्या है, रिमाइंडर हमारा जीरो आएगा। कब, अगर एफ ऑफ ए क्या है, जीरो। देखो इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और आप इसको डिवाइड कर रहे हो x माइनस 1 से, तो डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा जीरो और आपका क्वोशंट आ जाएगा x माइनस 1। ये थ्योरम क्या कहती है, अगर वो उसको अच्छे से डिवाइड कर रहा है, यानी रिमाइंडर अगर जीरो आता है, तो जो इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो, यानी अगर आप उस पॉलिनोमियल, अगर ये डिवाइड करता है तो उस पॉलिनोमियल में ए पुट करोगे तो वो जीरो आएगा, और अगर वो जीरो आ रहा है तो वो एक्स माइनस ए उसको डिवाइड करेगा। चलिए एक बार यहाँ पे देखते हैं, यानी एक्स माइनस ए डिवाइड कर रहा है ना, यानी एक्स माइनस 1 डिवाइड कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए जीरो होना चाहिए। ए मतलब 1 हो यहाँ पे, एफ ऑफ 1 जीरो होना चाहिए। देखते हैं एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो इसकी जगह 1 रखो, 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, क्या हुआ 1 माइनस 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 2 क्या आया, ज़ीरो। ठीक है, एग्जाम्पल आपको पता चल गया। चलिए भाई प्रूव करते हैं इसको। अब अगर वो डिवाइड करता है तो आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा, रिमाइंडर तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि डिवाइड कर गया ना उसको, तो रिमाइंडर जीरो है। अब इसने जो कहा वो प्रूव कर देते हैं, यानी एफ ऑफ ए जीरो आना चाहिए, यहाँ ए रख दो, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्यू ऑफ ए माइनस ए, जीरो, जीरो आ गया, प्रूव हो गया। कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, मुश्किल नहीं है, ईजी है। और अगर ये ज़ीरो आ जाता है तो देखो, अगर ये ज़ीरो आ जाता है तो वी नो दैट अगर ये एक्स माइनस ए से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर एफ ऑफ ए आएगा, ये तो आपको पता है ना, तभी हमने पीछे किया था। अब डिवीजन एल्गोरिथम लगा दो, यानी जब एक्स माइनस ए से एफ एक्स को डिवाइड करोगे तो कोई क्वोशंट आएगा, कोई रिमाइंडर आएगा, और पिछली थ्योरम क्या कहती थी, वो रिमाइंडर आएगा एफ ऑफ ए, तो हमने एफ ऑफ ए लिख दिया, लेकिन एफ ऑफ ए तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो आ गया। अब रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस ए एफ एक्स को डिवाइड करता है, रिमाइंडर जीरो मतलब वो उसको डिवाइड करता है। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमें क्या कहती है, अगर एफ एक फील्ड है देन उसकी हेल्प से जो आप रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स बनाओगे ना, हुज कोफिशिएंट्स आर इन द फील्ड एफ, ऑब्वियसली एफ में ही होंगे। ये क्या होती है, यानी ऐसी रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स जिसके कोफिशिएंट कहाँ से हों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और अगर आप इसको फील्ड ले रहे हो तो कोफिशिएंट जो है वो फील्ड एफ से ही तो आएंगे। मेन चीज़ क्या कहने की कोशिश करी है कि वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा। क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है, ऐसा इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी जिसका हर आइडियल क्या हो, प्रिंसिपल आइडियल हो। ठीक है, अब आपने एफ फील्ड लिया है और एफ एक्स हमारा क्या है, जो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स है। तो देखो ये तो हमने भी पढ़ा था कि एफ अगर फील्ड है तो जो ये एफ एक्स है वो क्या बन जाता है, इंटीग्रल डोमेन बन जाता है। क्यों, क्योंकि फील्ड है, यानी वो क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, और एफ अगर इंटीग्रल डोमेन है और उसी की हेल्प से आप जो पॉलिनोमियल बना रहे हो वो भी इंटीग्रल डोमेन होता है, हम पढ़ चुके हैं ये तो ऑब्वियसली ये कॉम्पिटिटिव रिंग हो जाएगा, एंड विद यूनिटी होगा, विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। ये सब क्यों होगा, क्योंकि वो इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, डायरेक्टली आपको इन्होंने तो जस्ट वैसे लिखा हुआ है, इन्होंने अच्छे से नहीं बताया हुआ कि क्यों। आपको अच्छे से लिखना है कि जैसा कि ये फील्ड है तो ये इंटीग्रल डोमेन होगा,
और एफ अगर इंटीग्रल डोमेन है और उसी की हेल्प से आप रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स बना रहे हो तो वो भी क्या बन जाता है, इंटीग्रल डोमेन बन जाता है। और तो इसका मतलब इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आ जाती है ना उसके अंदर, अगर वो इंटीग्रल डोमेन बन जाता है तो इसीलिए वो इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी तो बन गया। अब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होने के लिए एक और चीज़ है कि उसका हर आइडियल क्या हो, प्रिंसिपल आइडियल हो। तो हम उसका आर्बिट्रेरी आइडियल उठाएंगे और उसको प्रिंसिपल आइडियल प्रूव कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, जो किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता हो। अब कोई आपने इसका आर्बिट्रेरी आइडियल उठाया हुआ है, एस आपने उसको नाम दे दिया, तो ऐसा हो सकता है कि वो जीरो से जनरेट हो रहा हो और ऐसा भी हो सकता है वो जीरो से जनरेट ना हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। अगर जीरो से जनरेट हो रहा है तो वो ऑब्वियसली जीरो से ही जनरेट हो रहा है, तो प्रिंसिपल आइडियल है। अब अगर वो जीरो से जनरेट नहीं हो रहा है देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो पोलिनोमियल, यानी जीरो से जनरेट होने का मतलब क्या है कि उसमें सिर्फ जीरो ही है। अगर वो जीरो से जनरेट नहीं हो रहा है इसका मतलब सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, इसका मतलब कोई नॉन जीरो पोलिनोमियल भी उस एस के अंदर है, एफ ऑफ एक्स। अब हमने मान लिया उस, अब नॉन जीरो पोलिनोमियल एफ एक्स है, जरूरी नहीं है एक ही है, बहुत सारे भी पोलिनोमियल्स हो सकते हैं। तो उन सब पोलिनोमियल्स में से हमने मान लिया कि जो लोवेस्ट डिग्री है ना वो जी एक्स की है, सबसे छोटी डिग्री जी एक्स की ही है। और फिर हम क्या करेंगे, इस जी एक्स से उस एफ एक्स को डिवाइड करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है आपको कि जब आप एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करोगे कोई क्वोशंट मिलेगा, कोई रिमाइंडर मिलेगा, जहाँ रिमाइंडर या तो जीरो होगा या फिर उसकी डिग्री जी एक्स से कम होगी। ऑल्सो ये चीज़ आपको समझ आई। ऑल्सो जो क्यू एक्स है ये हमने कहाँ से लिया है, पोलिनोमियल है, ओब्वियसली हम कहाँ से लेंगे, एफ एक्स से लेंगे। और जी एक्स हमने क्या कहा था, लोवेस्ट डिग्री का पोलिनोमियल है एक्स के अंदर, तो ये एस का एलिमेंट है। तो एक बात बताओ, आइडियल की प्रॉपर्टी होती है, तो एक तो आइडियल का एलिमेंट और दूसरा उस रिंग का जिसका आपने उसको आइडियल लिया है, आपने एस आइडियल एफ एक्स का लिया है ना, तो एक तो उसी का एलिमेंट और एक उस रिंग का, तो उनकी मल्टीप्लीकेशन भी आइडियल में ही जाती है ना, आइडियल की प्रॉपर्टी होती है ये तो। यानी क्यू एक्स इंटू जी एक्स बिलोंग्स टू एस, क्यू एक्स इंटू जी एक्स बिलोंग्स टू एस। एंड ऑल्सो एफ ऑफ एक्स भी हमने एस में से ही लिया था। अब ये भी एक्स का एलिमेंट, ये भी एस का एलिमेंट, तो और ये क्या है, इसको इधर ले आओ, एफ एक्स माइनस क्यू एक्स इंटू जी एक्स, ये एस का एलिमेंट है और ये इक्वल है आर एक्स के, तो आर एक्स भी किसका एलिमेंट हो गया, एस का। यानी आर एक्स किसको बिलोंग करता है, एस में। और आर एक्स के ऊपर दो कंडीशन है कि या तो वो जीरो है या फिर उसकी डिग्री जी एक्स से कम है। ठीक है, चलो फिर देख लेते हैं। इतना हमने कर लिया ना अभी, एस में बिलोंग कर गया और वो या तो जीरो है या फिर उसकी डिग्री जी एक्स से कम है। अब देखो जो डिग्री है आर एक्स की वो लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स तो हो नहीं सकती। देखो इस चीज़ का रीज़न क्या है, हमने ये कहा था कि एस में बिलोंग करने वाले जितने भी पोलिनोमियल्स हैं उन सब पोलिनोमियल्स में से लोवेस्ट डिग्री का पोलिनोमियल जी एक्स ही है, इससे छोटी डिग्री का कोई पोलिनोमियल एस में बिलोंग नहीं कर सकता। और आप कह रही हो कि आर एक्स एस में है और कंडीशन क्या है कि आर एक्स की डिग्री जी एक्स से कम है, ऐसा कैसे हो सकता है, यानी डिग्री कम तो हो नहीं सकती। तो दूसरी कंडीशन होगी यानी आर एक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा, यानी रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, यानी एफ एक्स को आप क्यू एक्स इंटू जी एक्स लिख सकते हो। यानी हर किसी एफ एक्स को आप क्यू एक्स इंटू जी एक्स लिख पा रहे हो, यानी जी एक्स के मल्टीपल की फॉर्म में लिख पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, और ये हमने कोई आर्बिट्रेरी पॉलिनोमियल उठाया था और उसी को आप जी एक्स के मतलब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख पा रहे हो। यानी ये पूरा जो एफ एक्स है, सॉरी पूरा जो आइडियल है एस, ये किससे जनरेट होता है, सिंगल एलिमेंट जी एक्स से। और ये पोलिनोमियल कौन सा है, लोवेस्ट डिग्री का, यानी उस आइडियल में से जो लोवेस्ट डिग्री का पोलिनोमियल है ना उसी से इस आइडियल के सारे एलिमेंट्स जनरेट होंगे। तो एक आइडियल लिया था वही सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो गया, यानी वही प्रिंसिपल आइडियल बन गया, तो ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बन गया। ठीक है, अच्छा इन्होंने कहा है कि अबव थ्योरम इस टाइप से भी आ सकती है कि एवरी आइडियल इन एफ ऑफ एक्स इज अ प्रिंसिपल आइडियल, है ना, आ सकती है। इन्होंने पूछा एफ एक्स इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ये प्रूव करो, तो वो ये भी तो पूछ सकता है ना उसका एवरी आइडियल इज अ प्रिंसिपल आइडियल, बात एक ही है। एंड अ पोलिनोमियल डोमेन एफ ऑफ एक्स ओवर द फील्ड एफ इज अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, कुछ भी आ सकता है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन ही उसने पूछा था। थोड़ा सा घुमा फिर आके बस मैं इसे कहना चाहता है कि ये जो थ्योरम है ना ये ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी और ऐसे भी, कैसे भी आ सकती है। एक एग्जाम्पल 2 और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए इसने कहा जो पोलिनोमियल रिंग जेड एक्स है
यानी z सेट ऑफ इंटीजर्स है, उसकी हेल्प से मैंने एक पॉलिनोमियल रिंग बनाई है, वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग नहीं है, यानी उसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल नहीं है। इसके लिए क्या प्रूव करोगे? कोई एक ऐसा दिखा दो कि एक ऐसा आइडियल एग्जिस्ट करता है जो प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, तो हमारा काम हो जाएगा। देखो, आपने 2x बी एन आइडियल ऑफ रिंग zx विच इज जनरेटेड बाय 2, ये जस्ट इसने नोटेशन ले रखी है, zx के दो एलिमेंट उठा लिए, तो 2 और x, और इन दोनों से जनरेट होने वाला ना एक आइडियल बना दिया। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल आइडियल है। अब प्रिंसिपल आइडियल है तो इसका मतलब दिस इज जनरेटेड बाय अ नॉन जीरो एलिमेंट gx। प्रिंसिपल आइडियल का तो मतलब ही होता है कि वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा, यानी ये जो आइडियल है ये किसी सिंगल एलिमेंट gx नाम ले लिया हमने, उससे जनरेट होगा, यानी सेट के हर एलिमेंट को अब gx के से जनरेट होगा वो, यानी इसको इस टाइप से लिख सकते हो, यानी वो जो आइडियल है दिस इज जनरेटेड बाय gx। अब ध्यान से देखना, ये आइडियल 2 और x से जनरेट हो रहा है, तो इस आइडियल में 2 भी होगा और x भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, जिस एलिमेंट से वो आइडियल जनरेट हो रहा है वो एलिमेंट्स भी तो उसी के अंदर होते हैं, यानी 2 और x ये दोनों भी उस आइडियल के अंदर है, यानी 2 भी उस आइडियल में है और x भी उस आइडियल में है। अब इसका मतलब क्या है, 2 को भी आप gx के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हो और x को भी आप gx के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी 2 को लिख सकते हो सम अल्फा x इंटू जी एक्स और x को लिख सकते हो सम बीटा x इंटू जी एक्स। अब इसका मतलब क्या है कि जो डिग्री है अल्फा x इंटू जी एक्स की वो डिग्री ऑफ 2 के इक्वल है, यानी ये दो बिल्कुल इक्वल ही हैं तो इनकी डिग्री भी ऑब्वियसली इक्वल होगी, लेकिन इसकी डिग्री तो 0 है। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x है ही नहीं उसकी डिग्री तो 0 होती है, यानी इसकी डिग्री भी क्या है, 0 है। अब देखो, सिंस दिस इज फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर्स, यानी ये विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसमें जीरो डिवाइजर नहीं है। जीरो डिवाइजर मैंने आपको बताया हुआ है, ऐसे जीरो डिवाइजर मतलब ऐसे एलिमेंट जिनकी मल्टीप्लाई करो वो जीरो दे दे लेकिन उनमें से कोई भी जीरो ना हो, तो वो जीरो डिवाइजर नहीं है उसमें, यानी वो विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। यानी ये कहना क्या चाहता है कि जो डिग्री है ना इनकी मल्टीप्लिकेशन की वो 0 आ गई, और ये हमने पीछे देखा था कि डिग्री ऑफ अल्फा एक्स इंटू जी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, डिग्री ऑफ अल्फा एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स, क्योंकि ये फ्री विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इनकी मल्टीप्लिकेशन की जो डिग्री है वही इनके अलग अलग से डिग्री निकाल के उनका ऐड कर दो, वो दोनों सेम चीज़ है, यानी ये 0 आ गया। लेकिन एक बात बताओ, हमने लिया था कि इसकी डिग्री भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और इसकी डिग्री भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हम हर जगह ही लेते हैं ना, डिग्री किसी की भी हो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, या तो 0 होती है या 0 से बड़ी, इसकी भी या तो 0 होगी या 0 से बड़ी। और आप कह रहे हो कि इनका एडिशन 0 है, एक ही केस में पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों 0 हो, यानी इसकी डिग्री भी 0 और इसकी डिग्री भी 0। ऑल्सो अल्फा एक्स इंटू जी एक्स 2 है, यानी अल्फा एक्स इंटू जी एक्स 2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, यानी कोई दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई इसने 2 दे रखी है तो वो नॉन जीरो इंटीजर्स ही होंगे, कोई एक 0 हो गया तो 2 थोड़ी ना आंसर आता, यानी ये दो नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। तो देखो एक बात बताओ, दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई 2 कब हो सकती है, या तो एक हो दूसरा 2 हो, यानी या तो ये 1 हो ये 2 हो, ये 2 हो ये 1 हो, या फिर ये -1 हो ये -2 हो, ये -2 हो ये -1 हो, चार ही चीज़ें हो, चार केस ही पॉसिबल हैं। अब देखो, अगर जी एक्स प्लस -1 में से कुछ भी हो जाता है, या तो +1 हो जाता है या -1 हो जाता है, और आप कह रहे हो कि जो जी एक्स है वो जो जेड एक्स है वो जी एक्स से जनरेट हो रहा था, अदरवाइज जी एक्स इज इक्वल टू +-2। अच्छा सॉरी, नहीं हमने ये नहीं कहा था, हमने ये कहा था जी एक्स से कौन जनरेट हो रहा है, वो जो आइडल है, तो अगर वो +-1 के इक्वल हो जाता है ना, तो +-1 से जनरेट होने वाला कौन होता है, वो पूरा बड़े वाला सेट होता है, यानी जो जेड एक्स है ना वो किससे जनरेट हो रहा है, जी एक्स से जनरेट हो रहा है, अगर ये +-1 में से कुछ भी आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब अगर एस +-1 है तो जेड एक्स किसके जनरेट हो जाएगा, किससे जनरेट हो जाएगा, जी एक्स से। और अगर वो +-2 आ जाता है, अगर वो +-2 आ जाता है और x हमारा किस चीज़ के इक्वल था, बीटा एक्स इंटू जी एक्स के, यानी x इज इक्वल टू बीटा एक्स की वैल्यू रख दो, सॉरी जी एक्स की वैल्यू रख दो +-2 बीटा एक्स, और फिर बीटा एक्स की वैल्यू रख दो, बीटा एक्स क्या है, पॉलिनोमियल ही तो है, यानी b0 + b1x + b2x² एंड सो ऑन, इस टाइप से आएगा। तो देखो यहाँ पे सिर्फ x है, तो यानी बाकी सारे कोफिशिएंट तो 0 हैं, और यही वाला जो कोफिशिएंट है ये 1 है, कौन सा, +-2 इंटू b1 इज इक्वल टू 1,
कंपेयर कर दिया ना हमने एक्स के कोफिशिएंट को, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। क्योंकि ऐसा कोई इंटीजर हो ही नहीं सकता कि आप 2 इंटू समथिंग करो और वो 1 आ जाए। फ्रैक्शन में आप तो ले नहीं रहे ना, इंटीजर है यानी 1 2 3 0 -1 -2 -3 ऐसा ही कुछ ले सकते हो। और ऐसा कुछ हो सकता है कि 2 के साथ उसके मल्टीप्लाई करो और आंसर 1 आ जाए, कॉन्ट्राडिक्शन है ये तो। इसका मतलब ये प्रिंसिपल आइडल नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल आइडल नहीं है यानी वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है ना हमारे पास। देखो एक बार और देखो, कहीं आपको कंफ्यूजन आ जाए किसी पॉइंट पे। देखो ये प्रिंसिपल आइडल क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 4 ही केसेस थे। 2 केसेस में इसने क्या कहा कि यानी जब जी एक्स या तो 1 है या -1 है, तो ऑब्वियसली जो जो आइडल हमने लिया था वो आइडल इस पूरी रिंग के ही बराबर हो गया। और जो प्रिंसिपल आइडल है, आप कह रहे हो वो प्रिंसिपल जो आइडल है वो उस पूरी रिंग के ही बराबर है। ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो वो आइडल लेना है ना उसका। आप कह रहे हो वो रिंग के ही बराबर है, ये जो चीज़ कुछ अब्सर्ड सा रिजल्ट आया। और दूसरी चीज़ क्या है, जब हमने कहा या तो वो GX2 है या -2 है, तो कॉन्ट्राडिक्शन, डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब ये मान ही नहीं रहा है किसी भी केस को, कोई केस पॉसिबल हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो प्रिंसिपल आइडल नहीं है, यानी वो एलिमेंट से जनरेट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो प्रिंसिपल आइडल रिंग नहीं। आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।